हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 18.1 के क्वेश्चन नंबर 17 से आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट कहता है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए बहुत आसान दिया हुआ है। कहता है सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर है और आपको यह भी कह दिया कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, या नहीं तो 90 से छोटी होगी और 90 के बराबर होगी। यानी सीधा सीधा मतलब ये है थीटा जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, यानी आपको थीटा के लिए तीन कंडीशन दी है। तीन कंडीशन क्या है? या तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, या तो 0 डिग्री के बराबर होगा, और या नहीं तो 0 डिग्री से 90 डिग्री से के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखेंगे थोड़ा सा। लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन। उसके बाद देखिए यहां पे लिखा है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। क्या लिखा है? सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो आप इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब आपको थोड़ा सा कन्वर्जन पता होना चाहिए, रेशियो वाला। सेक थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं? 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 कॉस थीटा। उसी तरीके से ये मैंने आपको इससे प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था और इस चैप्टर के शुरुआत में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था। ठीक है, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। ये कॉस थीटा जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को साइन थीटा के अपॉन में ले आइए तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा जो है साइन थीटा के अपॉन में जब गया शिफ्ट होके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसके डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, अब तो ये आप कर ही सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा ये। अब ये बन गया कुछ कि tan की किस एंगल पे उसकी वैल्यू 1 आती है। एट विच एंगल ऑफ tan द वैल्यू इज 1। tan के कितने डिग्री पे या किस एंगल पे उसकी वैल्यू 1 आती है। तो जब आप इसको टेबल से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। tan की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो आपका थीटा क्या आ गया? 45 डिग्री आ गया और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप कितना आसान है। चलिए इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा थोड़ा सा देखिए। कहता है इफ tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड समझिएगा एंड थीटा इज ग्रेटर देन, समझिएगा, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फिर वही चीज, या तो थीटा 0 होगा या तो थीटा 90 डिग्री होगा, या नहीं तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। यानी थीटा जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। 0 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, देखिए आपको कंडीशन क्या दी है कि tan थीटा और cot थीटा बराबर है एक दूसरे के। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखेंगे, बहुत आसान है। सोल्यूशन tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये चीज आपको क्या है? गिवन है। क्या है ये चीज? गिवन है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिएगा tan थीटा, ये जो cot थीटा है ये tan थीटा के अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, शिफ्टिंग किया है सीधा सीधा, इस cot थीटा को tan थीटा के डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये तो tan थीटा ही रहेगा
अपॉन इस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और थोड़ा सा देखिए, समझिएगा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा, ये जो बड़ा सा अपॉन का साइन है इसको मैं डिवाइडेड बाय लिख सकता हूं और 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इसके बाद तो आप जानते ही हैं, इसको बाद लिखूंगा मैं tan थीटा, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 1 अपॉन tan थीटा, रेसिप्रोकल यानी अल्टा पल्टी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या था, इज इक्वल टू में था 1 ही। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, काफी आसान है। अच्छा, इसके बाद देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से जब स्क्वायर हटेगा तो राइट हैंड साइड पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही आती है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब फिर वही बात, tan के कितने डिग्री के लिए उसकी वैल्यू 1 आती है, एट विच एंगल ऑफ tan द वैल्यू इज 1। tan की कितने डिग्री के लिए उसकी वैल्यू 1 आती है, तो आप जब इसको टेबल से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब tan 45 डिग्री होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो इसको इस तरीके से हमने कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना ये आसान था। चलिए इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, कहता है इफ साइन 3x इज इक्वल टू 1 एंड 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है जो 3x है या तो वो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, या तो 0 डिग्री के बराबर हो सकता है, या तो 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। बस 3 कंडीशन आपको दी हुई है। ठीक है, और आपको गिवन क्या है कि साइन 3x इज इक्वल टू 1, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक है, गिवन क्या है, साइन 3x इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू 1 को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। अब आपको यही चीज़ें समझनी है। ठीक है, कि 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी क्या है, साइन है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, साइन है। दोनों तरफ एक एक टर्म है, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा आप ऐसा समझ लीजिए। तो 3x क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90/3, रिड्यूस कर देंगे 3 से तो ये जाएगा 30 डिग्री। आपको x की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। सॉरी, लेकिन आपको वैल्यू x की नहीं पता करनी थी, आपको वैल्यू पता किसकी करनी है, साइन x की करनी है, यानी साइन 30 डिग्री की करनी है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, या पता क्या रटी होनी चाहिए टेबल से, 1/2 होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना आसान था ये। इसके बाद देखिए थोड़ा सा, अब देखिए उसके बाद दिया आपको cos 2x, तो ये तो बहुत आसान है, cos लिखा 2 लिखा, x की वैल्यू देखिए यहाँ पे आप पता कर चुके हैं कितनी आई है, 30 डिग्री आई है ना, तो हो जाएगा 2 × 30, तो ये आ गया cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, देख सकते हैं ये भी कितनी आसानी से आ गया। स्टूडेंट अब क्वेश्चन जो है देखने में टफ लग रहे हैं, लेकिन है ये बहुत आसान। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, थोड़ा देखिए, कह रहा है tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बहुत आसान है, देख लीजिए। ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए थोड़ा सा,
tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस sec 30। अब देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ sec 30 की वैल्यू पता करने का। या तो आप, एक तरीका तो ये है कि आपको रटी हो तो वेल एंड गुड, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको नहीं रटी है तो sec का अपोजिट क्या होता है, यानी sec का रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर sec थीटा लिखा है तो sec जो है किसका रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/sec क्या होता है। मेरी बात समझिएगा। जैसे sec, cosec और cot की वैल्यू सब लोग नहीं रट पाते, या सब लोग रटते ही नहीं है। तो वो याद कैसे करते हैं सर? देखिए कैसे याद करते हैं। sec 30 डिग्री तो आपको नहीं याद होगा, चलिए मान सकता हूँ। लेकिन sec का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos होता है, यानी 1/sec क्या होता है? cos होता है। cos 30 की तो आपको याद ही होगी। cos 30 की क्या होती है ज़रा बताइए? cos 30 की होती है √3/2। क्या होती है? √3/2। उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/√3। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ। कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल के लिए सब लोग याद नहीं करते हैं। तो सर उसको याद कैसे करते हैं फिर? मतलब सब लोग टेबल से उस चीज़ को रटते नहीं हैं, तो सर उनको याद कैसे आता है क्वेश्चन करते वक्त? तो देखिए कैसे याद आता है। सेक का रेसिप्रोकल क्या है? सर सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। 1/sec क्या होता है? कॉस होता है। कॉस 30 की तो याद है आपको। कॉस 30 की क्या होती है? √3/2, √3/2। उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2/√3। तो 2/√3 इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आप 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। डिनोमिनेटर सेम है। 1 - 4 कितना आ जाएगा? -3 आएगा। -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका? -1। ठीक है, देख सकते हैं कितना आसान है आपका। तो चलिए स्टूडेंट, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। कह रहा है इफ 3 tan square theta minus 1 is equal to 0, find cos 2 theta given that theta is acute। ये भी बहुत आसान है, देख लीजिए। थीटा आपको एक्यूट का है। एक्यूट का मैं मतलब आपको पहले ही बता चुका हूँ, 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। एक्यूट एंगल का मतलब यही होता है, मतलब जो एंगल होगा आपका, जो आंसर आएगा थीटा का, वो 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए, बहुत आसान है। सोल्यूशन लिया 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -1 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो अपना साइन चेंज कर देगा। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है, राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 क्या होगा? 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फिर वही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा? स्क्वायर हटेगा, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो 1/√3 का अंडर रूट हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे बताता हूँ। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ज़रा बताइए? 1 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 का तो 1 ही रहेगा। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा? √3। ठीक है, 3 पे से अंडर रूट नहीं हटेगा। 1 पे से क्यों हटा? क्योंकि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है। ठीक है, अब फिर वही चीज़, tan की कितने डिग्री एंगल पे उसकी वैल्यू 1/√3 आती है? एक बार फिर से, tan की कितने डिग्री एंगल पे उसकी वैल्यू 1/√3 आती है? आप टेबल से अगर टैली करेंगे, आपको याद भी होनी चाहिए, तो कितना आएगा ज़रा बताइए? थीटा अगर आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? √3 आती है, सॉरी 1/√3 आती है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। देख सकते हैं स्टूडेंट, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड y इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, x की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है और y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, और आपको ये भी कह दिया कि y भी एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब कि 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए, बहुत आसानी है। ये भी सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन
ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कास वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे ही करता हूँ। ये हो जाएगा साइन एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है कितना 30 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 30 प्लस कास वाई इज इक्वल टू 1। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, आपको आप पता होना चाहिए, प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। फिर वही चीज़ 1/2 लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो कॉस वाई की वैल्यू ज़रा देखिए कितनी आएगी। अब देखिए फिर वही चीज़ 1 के अपॉन में कुछ नहीं, तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में भी क्या होगा 1 ही होगा। और जब भी इस तरीके का केस आता है हम कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है, ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही जाएगा, -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। तो देखिए यानी आपको कॉस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझिएगा, कॉस की कितने डिग्री वैल्यू के लिए उसकी जो वैल्यू है वो 1/2 आ जाती है। एक बार फिर से, कॉस के कितने डिग्री के लिए उसकी वैल्यू 1/2 आती है, या तो आप कह सकते हैं एट विच एंगल ऑफ कॉस द वैल्यू इज 1/2। कॉस के कितने डिग्री के लिए उसकी वैल्यू 1/2 आती है, तो कॉस जब 60 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1/2 आती है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री आ गई है। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्टूडेंट देख सकते हैं कितना आसान है। तो चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी। अब देखिए a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, और अब देखिए यहाँ पे जगह नीति इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, और साथ ही साथ ब्रैकेट में ये भी दिया है कि a की जो होगा वो b से बड़ा है, यानी जो a की वैल्यू होगी वो b से बड़ी होगी। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एक बार फिर से बता देता हूँ, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 दिया है, इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी दिया है, और साथ ही साथ कंडीशन भी अप्लाई कर दिया कि जो आपका a प्लस बी है वो या तो 0 डिग्री से बड़ा होगा या तो 90 डिग्री से छोटा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और कह दिया कि a की वैल्यू b से बड़ी होगी। तो इसके बाद a और b की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, देख लीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, समझिएगा इसको। देखिए आपको दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, ये चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी भी दिया था, लेकिन उसको भी नहीं लिख रहा हूँ, पहले इन दोनों को लूंगा एक साथ फिर इन दोनों को लूंगा एक साथ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पहले इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। अब देखिए साइन की किस एंगल के लिए, साइन के किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू क्या आती है √3/2 आती है। तो सर अगर साइन को हम 60 डिग्री ले लें, साइन को अगर हम 60 डिग्री ले लें तो उसकी वैल्यू क्या आती है √3/2 आती है। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 60 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। देखिए अब मैंने कहा था पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी की एक इक्वेशन मिल गई, क्या आ गई 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद जो है हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को भी आप कर लीजिए, लिखेंगे कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा सर पहले इसको लिखते फिर इसको लिखते। ठीक है, LHS और RHS आपस में बदला जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर वही चीज़ कॉस के कितने डिग्री के लिए उसकी वैल्यू √3/2 आती है। सर अगर कॉस 30 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी √3/2 आएगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो a माइनस बी यहाँ से कितना आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा 30। समझ में आ रहा है ना, अगर ये कॉस 30 होगा तभी तो √3/2 आएगी, और यहाँ पे कॉस अगर 60 होगा तभी तो वैल्यू √3/2 आएगी। ठीक है, तो इसमें ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आपको बन गई। ठीक है, आपको 2 इक्वेशन बनी, आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखता हूँ।
ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, यानी आपको दो इक्वेशन मिली थी, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। b का कोफिशिएंट भी 1 है और इक्वेशन 2 में भी b का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कोफिशिएंट वगैरह तो आप जानते होंगे जो b के आगे लिखा है, यहाँ b के आगे कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। दोनों का साइन भी ऑपोजिट है तो दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो जाहिर सी बात है ऑपोजिट साइन में क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। a और a मिलकर कितना आ जाएगा, 2a। 60 और 30 मिलकर कितना आ जाएगा, यानी ऐड होके 90 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई, 90/2। सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। अच्छा, जो 45 डिग्री आया है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर अगर 1 में उठा के पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, लिख लीजिए, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने उठा के इसको पुट कर दिया। a की जगह 45 रखेंगे, b की जगह b ही रखेंगे, इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 LHS से RHS में शिफ्ट होगा, अपना साइन चेंज करेगा, हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यहाँ पे डिग्री लगा लीजिए, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आई है, b की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री आई है, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ठीक है, अब देखिए ये जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपको थोड़ा सा घुमा सकता है। अगर आपको बाकी चैप्टर की या थोड़ा बहुत ज्योमेट्री की अगर थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे आपको सफिशिएंट नॉलेज दे दूंगा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, ज़रूरत पड़ेगी जिसकी। कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एक फिगर का नाम दिया गया है, ये फिगर है स्पेशल तरह का रोम्बस। कह रहा है उसकी जो हर एक साइड है वो 8 सेंटीमीटर है एंड इट्स वन एंगल इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस। तो उसके डायगोनल की लेंथ पता करिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस मतलब जो रोम्बस है उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी इसकी नॉलेज। देखिए, रोम्बस एक ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी चारों साइड बराबर होती है, स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर स्क्वायर को आप थोड़ा सा उसकी एजेस पे दम लगा के तिरछा कर दें तो हमको रोम्बस मिलता है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर एकदम सीधा सीधा होता है, रोम्बस कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा सा तिरछा। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से थोड़ा सा मुख्तलिफ होती है, यानी थोड़ा सा डिफरेंट होती है। ठीक है, समझिएगा इसको, थोड़ा समझ में आया। अच्छा, आप इसको ABCD करके नाम दे दीजिए। एक रोम्बस है, रोम्बस की हर साइड दी हुई है आपको क्वेश्चन में, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए रोम्बस की मैं आपको प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं, डायगोनल क्या कहते हैं, तिरछी वाली लेंथ को डायगोनल कहते हैं, तिरछी वाली यानी BD और AC को क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी AO OB के बराबर होगा और AO OC के बराबर होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से, रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसकी पहली तो बात चारों साइड बराबर होती है। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और OD इज इक्वल टू OB हो जाएगा और AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। आपको इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसकी हर साइड क्या है, यानी AB BC CD DA, ये आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है। और इसका एक एंगल आप कोई भी मान लीजिए, मान लीजिए आपको ये एंगल दिया है, ये एंगल इसको 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। अच्छा, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये आधा कितना हो जाएगा, समझिएगा मेरी बात। अगर आपका एंगल A पूरा कितना है, 60 डिग्री है, तो एंगल BAO यानी ये अंदर वाला जो एंगल छोटा सा है ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है,
ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का वो इसके वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर जैसे मान लीजिए ये पूरा 70 है तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, चलिए फिलहाल इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी देता हूँ। आपका जो एंगल BAO है, यानी ये वाला एंगल जो छोटा सा, ये हो जाएगा एंगल A का हाफ। क्या हो जाएगा? एंगल A का हाफ। ठीक है, एंगल A आपको कितना दिया था? 60 डिग्री दिया था। 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम अप्लाई करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसमें पूरा कोई डेमेट्री नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा, प्रॉपर हार्डकोर ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्रायंगल AOB, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? ज़रा देखिए, AOB। ठीक है, ये वाला जो है, जाहिर सी बात है, साइन का मतलब क्या है? 90 डिग्री है ये, इसको लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। ये वाला आप बेस मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? परपेंडिकुलर मान लीजिए। ठीक है, वैसे परपेंडिकुलर और बेस तो ये एंगल भी डिपेंड करेगा, लेकिन आप शुरुआत में मान लीजिए। ठीक है, एंगल AOB। आपको क्वेश्चन में पता क्या करना था? दोनों डायगोनल की लेंथ पता करनी है। तो दोनों डायगोनल की लेंथ को पता करने के लिए पहले हमें AO भी पता करना पड़ेगा और OB भी पता करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको टोटल लेंथ पता चलेगी डायगोनल की। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए थोड़ा, AOB में आप अप्लाई कर दीजिए साइन 30 डिग्री। क्या अप्लाई करेंगे? साइन 30 डिग्री। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, समझिएगा, ये कुछ ऐसा ही ट्रायंगल है, ऊपर का ट्रायंगल बना रहा हूँ। ठीक है, AOB ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और ये आपका क्या है? 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। अब देखिए, साइन 30 लगाया, साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये तो आप जानते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P अपॉन H, पहला जो रेशियो होता है ऊपर से वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी P अपॉन H। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? उसके सामने वाला, यानी कि OB। तो आप OB लिख लीजिए। हाइपोटेन्यूस क्या होगा? हाइपोटेन्यूस फिक्स्ड होता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला, यानी AB। और AB की लेंथ आपको दी हुई है क्वेश्चन में, कितना है? 8 सेंटीमीटर है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 = 2 OB। ठीक है, 2 से रिड्यूस कर दीजिए तो OB की वैल्यू कितनी आ गई? OB की वैल्यू आ गई 4। OB की वैल्यू कितनी आ गई? OB की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए, जितना OB होगा, फिगर में देखिए थोड़ा सा, ठीक है, जितना आपका OB होगा उतना ही तो OD होगा। तो अगर OB की वैल्यू 4 आई है तो OD की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? तो 4 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा? 8 नहीं हो जाएगा? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो देखिए, तो आपका जो BD आ जाएगा, BD कितना आ जाएगा? BD आ जाएगा ट्वाइस ऑफ OB। और ये कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा ज़रा बताइए? 8 आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा, यानी हमने साइन 30 लगाया तो हमको क्या पता चल गया? BD पता चल गया है, BD 8 सेंटीमीटर आया है। अब हम cos 30 लगा देंगे। क्या लगाएंगे? cos 30 डिग्री। cos क्या होता है? cos होता है B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा, cos, अच्छा cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू, ये 30 डिग्री के हिसाब से जो आपका फिगर बना हुआ है देख लीजिए थोड़ा सा, 30 डिग्री के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा? बेस होगा AO, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस क्या होगा? AB। और AB की लेंथ आपको पता है कितना है? 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? जरा देखिए क्या आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा, थोड़ा सा देखिएगा इसको,
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा ज़रा देखिए, ये आ जाएगा 2AO इज इक्वल टू 8√3। समझ में आया ना? अच्छा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AO की वैल्यू आ गई 4√3। ठीक है, 2 1 2 4 यहाँ पे अच्छा लिख लीजिए ना कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अच्छा AO की वैल्यू कितनी आ गई? AO की वैल्यू कितनी आ गई? 4√3। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा फिगर दिखा दूं, जितना A होगा उतना ही OC होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। अगर AO 4√3 आया है तो OC भी कितना हो जाएगा? 4√3। दोनों को जोड़ देंगे तो आपको AC मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? AC मिल जाएगा। तो AC कितना आएगा ज़रा देखिए, AC आएगा आपका ट्वाइस ऑफ AO, यानी अगर AO को दुगना कर दे तो हमको AC मिल जाएगा। तो 2 इंटू AO आया कितना है? 4√3। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 8√3 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो आपका देखिए BD 8 सेंटीमीटर आ गया और AO कितना आ गया? 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। तो स्टूडेंट चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कहता है इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, जिसमें एंगल C की वैल्यू कितनी दी है? 90 डिग्री दी है सॉरी, एंड एंगल B की वैल्यू कितनी दी है? 60 डिग्री दी है। इफ AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AB। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन देखेंगे हम थोड़ा सा। सोल्यूशन कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, तो आप ट्रायंगल साइड में बना लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां पे एंगल C क्या है? 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री तो यही होगा, तो आप इसको C मान लेंगे। ठीक है, इसको B मान लेंगे और इसको A मान लेंगे। ठीक है, यानी ABC। आपको B भी दिया हुआ है, B कितना है? 60 डिग्री है। कह रहा है इफ AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है अगर AC जो है 6 सेंटीमीटर है, तो AC को आप 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ BC, आपको BC की लेंथ पता करनी है और जो है AB की लेंथ पता करनी है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा सर क्या करेंगे? तो देखिए आपको एक तरीके से देखिए तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस नहीं दिया और हाइपोटेनस नहीं दिया है, तो आप ऐसे दो रेशियो लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ जाए और जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ जाए। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, किस रेशियो में आता है? तो आपको पता होना चाहिए, साइन में आता है, साइन। ठीक है, साइन, इसका साइन लेंगे। ठीक है, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री। साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको मैं ये बात बता चुका हूं, क्या होता है साइन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए थोड़ा सा, साइन 60 डिग्री, एक बार फिर से समझ लीजिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इज इक्वल टू, ये 60 के हिसाब से, 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा सर? इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी AC, और AC दिया कितना है? 6 दिया है, अपॉन हाइपोटेनस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा? तो ये आ जाएगा √3h। ठीक है, h जाके √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो √3h इज इक्वल टू, ठीक है कितना आ गया ये? 6 2 12। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी 12/√3। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3/√3, और इसको और ब्रेक करके लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और अपॉन में √3 ऑलरेडी गिवन है।
ठीक है, देख सकते हैं किस तरीके से ब्रेक करना है, एकदम आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको ज़्यादा हुआ मत बनाइएगा। √3 से √3 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो हाइपोटेनस है वो कितना आ गया 4√3 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस फिगर के हिसाब से दिया क्या है, ज़रा देखिए, हाइपोटेनस फिगर के हिसाब से दिया क्या है, ए बी तो दिया है ना, तो ए बी कितना आ गया आपका, ए बी आ गया 4√3। ठीक है, अच्छा, sin 60 का इस्तेमाल करके ए बी पता लगा लिया, अब tan 60 का इस्तेमाल करके हम जो है बी सी को पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है सर, बहुत सही। परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जरा देखिए, परपेंडिकुलर पहले ही बता चुका हूं, 60 डिग्री के सामने वाला होगा AC, यानी कि 6 आपको दिया है, कितना दिया है 6 दिया है, तो हो जाएगा 6 अपॉन बेस, बेस क्या है आपका, अच्छा बेस की जगह पहले बेस ही रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b इधर जाएगा और √3 इधर आ जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन √3। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए, इसको हम लिखेंगे b इक्वल टू 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 अपॉन √3। 3 को फर्दर ब्रेक करके क्या लिखेंगे, 3 को फर्दर ब्रेक करके लिखेंगे √3 × √3 × 2 अपॉन √3 ऑलरेडी गिवन है, √3 से √3 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। लेकिन हमको बेस तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए BC, लेकिन बेस ही क्या है, BC है, बेस क्या है आपका BC है, देख लीजिए यहाँ पे आपका बेस यही तो है ना BC, तो बेस की वैल्यू अगर 2√3 सेंटीमीटर है तो BC कितना हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा BC आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमको AB की वैल्यू 4√3 सेंटीमीटर आ गई और BC की वैल्यू क्या आ गई 2√3 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। तो स्टूडेंट चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगेगा और थोड़ा बड़ा भी लिखा है, लेकिन है ये बहुत आसान, उससे भी आसान है। ठीक है, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन से भी आसान है। देखिए क्या लिखा है, कह रहे हैं द एडजॉइनिंग फिगर, ये मैंने फिगर आपको साइड में बनाया है, AP इज अ मैन, ये जो आपका AP है ये क्या है, एक आदमी है। देखिए अच्छा पहले पढ़ देता हूँ फिर जो है मतलब बताता हूँ, क्योंकि आप मैं जान रहा हूँ थोड़ा सा धुंधला आ रहा होगा फिगर। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में AP एक आदमी है, AP इज अ मैन एंड हाइट 1.8 मीटर, यानी ये AP एक आदमी है जिसकी हाइट दी है 1.8 मीटर, एंड BQ इज अ बिल्डिंग, और क्या है BQ एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी है 13.8 मीटर। इफ द मैन सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बाय फोकसिंग हिज बाइनोकुलर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब कह रहा है वो आदमी खड़ा है, उसने बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन लिया हुआ है और वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है 30 डिग्री का एंगल बना के, कितने डिग्री का एंगल बना के 30 डिग्री का एंगल बना के। ठीक है, तो कह रहा है उस आदमी से बिल्डिंग का डिस्टेंस आपको पता लगाना है। एक बार फिर से बता देता हूँ फिर आपको फिगर समझाता हूँ। एक आदमी है जिसकी हाइट दी है 1.8 मीटर, उसके सामने एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी है 13.8 मीटर। अब वो आदमी के बाद दूरबीन है और उस दूरबीन से वो आदमी उस बिल्डिंग के टॉप को देखता है 30 डिग्री का एंगल बना के। तो आपसे पूछा गया है उस आदमी के बीच में और बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखिए, पहले थोड़ा फिगर पे गौर करिएगा। ठीक है, PA एक आदमी है और BQ क्या है, एक बिल्डिंग है। अब देखिए जितना PA होगा उतना ही क्या होगा BC भी होगा, ये आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, आपको बनाना नहीं है, जितना आपका PA होगा उसकी अगर हम सिद्धांत में जा रहे हैं सीधा सीधा तो उतना ही क्या हो जाएगा BC भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा PA आपको दिया है 1.8, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लिख लीजिए PA कितना दिया है 1.8, तो BC भी कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। अच्छा अगर BC 1.8 दे दिया है हो गया है और BQ आपको 13.8 दिया है तो आप QC तो पता लगा सकते हैं ना, QC तो आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे इसका, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि BC हो जाएगा 1.8 मीटर, क्योंकि ये क्या है, PA की सिद्धांत में है। और आपका जो QC हो जाएगा, QC यानी आपकी ये वाली लेंथ, ठीक है। QC क्या हो जाएगा आपका, BQ माइनस BC क्या हो जाएगा, BQ में से अगर हम BC को माइनस कर दे तो हमें QC मिल जाएगा। BQ कितना दिया है ज़रा देखिए, BQ दिया है 13.8 माइनस BC कितना दिया है 1.8, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 मीटर, किसी कितना आ गया 12 मीटर। और आपको पता क्या करना है, आपको जो है PA और BQ के बीच का डिस्टेंस पता करना है, यानी आदमी और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस है क्या आपका, PC तो है, ठीक है। यानी आपको PQC ट्रायंगल में 30 डिग्री के लिए ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है जिसमें आपका ये बेस आ जाए और ये परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, फिर से बताता हूँ, ठीक है। फिगर देखिएगा, थोड़ा फिगर पे ध्यान रखिएगा। इन ट्रायंगल PQC, कौन सा ट्रायंगल, PQC, 30 डिग्री के लिए ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है जिसमें जो है इसके सामने वाला यानी परपेंडिकुलर आ जाए और जिस पे ये बना हुआ है 30 डिग्री यानी कि बेस आ जाए। तो जाहिर सी बात है, आँख बंद करके आप किसका इस्तेमाल करेंगे, tan का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि tan ही के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। cot का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हम अमूमन किसका करते हैं, tan का करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पे QC, और QC देखिए आपने ऊपर निकाला है, कितना आया है QC आया है आपका, QC कितना आया है ज़रा देखिए, QC आया है 12 मीटर। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, लिख लीजिए। परपेंडिकुलर कितना आया है 30 डिग्री के लिए, QC यानी कि 12 अपॉन बेस कितना है आपका PC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्या कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा आपका आंसर, तौकीर पेन दो, खत्म हो गया, नहीं ब्लू, तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12√3 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12√3, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे, सर आपने 12√3 आपका आंसर आ रहा है, पीछे कुछ और आ रहा है, तो पीछे देख लीजिए क्यों कुछ और आ रहा है। यहाँ पे जो है √3 की वैल्यू रख देते हैं, क्या रख देते हैं, √3 की वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो अगर आप 12 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा, वो भी करेक्ट होगा और ये भी क्या है करेक्ट है। अब देखिए आपका PC आ गया, PC क्या है आपका, PC आ गया 12√3 मीटर। और PC ही क्या था आपका, PC आपको पता करना था, यही क्या है डिस्टेंस है आदमी और बिल्डिंग के बीच में। तो आप यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड बिल्डिंग इज 12√3 मीटर, 12√3 मीटर। ओके स्टूडेंट, आप इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। देखिए कहता है, थोड़ा देखिएगा इसको, कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे भी आपको फिगर दिया हुआ है, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 45 डिग्री दिया हुआ है, एंगल C
60 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD और BC क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, एंड BC कितना दिया है आपको 8 मीटर दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD, आपको AD की लेंथ पता लगानी है। ठीक है देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं, आप फिगर देखिए, मैं आपको बताता चलता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन देखिएगा थोड़ा सा। कह रहा है ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल B कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, ये आपको 90 डिग्री है। जाहिर सी बात है AD और BC परपेंडिकुलर हैं, तो ये आपका ये भी 90 डिग्री होगा, यानी एंगल ADB और आपका एंगल ADC भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको चाहे तो आप बना लें ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, आपको AD की लेंथ पता करनी है। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड AD। एल्टीट्यूड AD जो है उसकी आपको लेंथ पता करनी है, या तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि आपको AD की लेंथ पता करनी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADB। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ADB। इसमें आप tan का इस्तेमाल करेंगे, tan 45 का। tan क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा समझिएगा थोड़ा सा, यहीं पे कर रहा हूँ। 45 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 45 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, AD होगा, और बेस क्या होगा, BD होगा। तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD। एक बार फिर से, 45 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने वाला, तो AD हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, BD, जिस पे वो बना हुआ है 45। tan 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा BD इज इक्वल टू AD। यानी देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन आपको एक रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया कि BD और AD की लेंथ क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए थोड़ा सा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे ADC में। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे कौन से ट्रायंगल में, ADC में। देखिए हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है AD की लेंथ को पता करना है, इसको हमें नहीं भूलना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए थोड़ा सा, AD में जो है हम tan 60 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, tan 60 का। किसका, tan 60 का। तो देखिए tan 60 क्या आ जाएगा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये तो आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 डिग्री के हिसाब से, ये देखिए फिगर देखिए, 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर तो AD रहेगा, लेकिन बेस बदल जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर AD रहेगा और बेस क्या हो जाएगा, DC। तो ये जाएगा AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। फिर वही चीज़, tan 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। tan 60 की वैल्यू क्या होती है ज़रा देखिए। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू AD की जगह AD रखेंगे और ये क्या हो जाएगा, DC। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए थोड़ा सा, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। आपको जो है पता, वैल्यू किसकी पता करनी, थोड़ा सा एक बार फिगर फिर से देखिए। आपको वैल्यू पता करनी थी किसकी, AD की। किसकी वैल्यू पता करनी थी, AD की। तो यहाँ से DC देखिए क्या निकल के आ जाएगा, DC को आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इधर, और √3 को AD के डिनोमिनेटर में शिफ्ट करा देंगे। ठीक है, देख लीजिए, एक बार फिर से बताता हूँ। DC को आप इधर शिफ्ट करेंगे, √3 को AD के अपॉन में ले आएंगे, तो हो जाएगा AD अपॉन √3। ठीक है, अब देखिए अब जो है क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा। BC की लेंथ आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। BC की लेंथ कितनी दी है, देखिए क्वेश्चन में आपको दी हुई थी, देखिए ऊपर BC की लेंथ दिया है आपको 8 सेंटीमीटर। कितना दिया था, 8 सेंटीमीटर। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए BC की लेंथ आपको दी हुई थी कितना, 8 सेंटीमीटर, लेकिन BC होगा क्या, BC होगा BD प्लस DC। एक बार फिर से, BC को हम क्या लिख सकते हैं,
बी डी प्लस डी सी, लेकिन आपको बी सी की लेंथ भी पता है कितना है, 8 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो अब इसी रिलेशन का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा समझिएगा कि बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी। ज़रा फिगर को देखिए अगर आपने बनाया हो मेरे साथ, तो बी डी प्लस डी सी होगा। बी सी दिया है 8, देखिए बी डी और ए डी दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। देखिए ऊपर देख लीजिए, लेकिन अगर आप मेरे साथ नोट करते हुए चल रहे हैं तो आप देख ही चुके होंगे कि बी डी और ए डी क्या है, आपस में बराबर है। तो बी डी की जगह हम ए डी रख देंगे प्लस डी सी। अब देखिए हमने ऊपर जो है डी सी की वैल्यू भी निकाली है, यहाँ पे देखिए हमने ऊपर जो है डी सी की वैल्यू भी निकाली है ए डी के फॉर्म में। डी सी क्या है आपका, ए डी अपॉन अंडर रूट थ्री, क्या दिया है, ए डी अपॉन अंडर रूट थ्री, ए डी अपॉन अंडर रूट थ्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए डी प्लस ए डी अपॉन अंडर रूट थ्री, ए डी दोनों में कॉमन है, हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, ए डी को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा, ए डी को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट थ्री बचेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, बस हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, एट इज इक्वल टू ए डी इंटू, अब देखिए 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट थ्री, आपको दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। अंडर रूट थ्री को 1 से करेंगे, देखिए अंडर रूट थ्री को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, फिर वही चीज़ यहाँ पे इंटू है तो साइड से बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट थ्री इधर जाएगा, रूट थ्री अपॉन 1 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 रूट थ्री अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस 1। ये कितना आ गया आपका, ए डी आ गया। अब देखिए, और आपको यही चीज़ पता करनी थी। स्टूडेंट एक तरीका तो ये है कि आप रूट 3 की यहाँ पे वैल्यू रख दें 1.732 और इसको सॉल्व कर लें, और एक तरीका ये है कि आप इसको रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली गिनती आती है, जब भी डिनोमिनेटर में हम अंडर रूट वाली गिनती आ जाती है हमारे पास, तो हम उसको एलिमिनेट करते हैं कोई तरीका लगा के। ठीक है, तो उसको हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। या तो एक तरीका ये भी है कि आप आंसर को यहीं पे छोड़ दें, तो ये भी आपका कोई काटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आया है आपका ए डी की वैल्यू 8 रूट थ्री अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस 1। रेशनलाइज करते कैसे हैं, देखिए रेशनलाइज जो है डिनोमिनेटर को देख के करते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, अंडर रूट थ्री प्लस 1 है ना, तो अंडर रूट थ्री माइनस 1 और अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस 8 रूट थ्री अपॉन, अब देखिए 3 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे है अंडर रूट थ्री प्लस 1 और यहाँ पे क्या है अंडर रूट थ्री माइनस 1, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे भी आपका एक्सपेंशन आ गया, यानी आइडेंटिटी वाला आ गया चैप्टर। तो ये आइडेंटिटी वगैरह बेसिक चीज़ें ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से जानिए। अंडर रूट थ्री प्लस 1 अंडर रूट थ्री माइनस 1, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा, 24 माइनस 8 अंडर रूट थ्री अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होगा क्या, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका आंसर। देखिए इसके बाद कॉमन लेके एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। 2 जो है यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा, सॉरी 12 आएगा, माइनस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, रूट थ्री साथ में लिखा था साथ में लिख देंगे, अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके जो ए डी की फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 4 रूट थ्री। ठीक है, 12 माइनस 4 रूट थ्री मीटर, यह आ गया आपकी ए डी की वैल्यू। इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो भाई रूट थ्री की वैल्यू रख दें 1.732, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 12 से माइनस कर लें। आप ये भी कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते,
थैंक यू।